कहानी की शुरुआत एक अनोखी खोज से होती है, जहां जेगर, उसका बेटा सर्चर और उनके साथी एक बर्फीले रास्ते से होकर मिशन पर निकले हैं। तभी सर्चर को पांडो नाम का एक अनोखा और रहस्यमयी पौधा दिखता है, जिसमें अद्भुत ऊर्जा होती है। इसी बीच अचानक वहां बर्फ ढंसने लगती है और सर्चर खाई में गिरने लगता है, लेकिन उसका पिता जेगर उसे सही समय पर बचा लेता है। जेगर उस विशाल पहाड़ को पार करने की बात करता है, जहां आज तक कोई नहीं जा पाया है, लेकिन सर्चर उसे रोकता है और कहता है कि इस पौधे में इतनी एनर्जी है कि यह हमारे पूरे शहर अवलोनिया को बदल सकता है और हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। जेगर कहता है कि हमारी असली मंजिल पहाड़ की दूसरी तरफ है और एक खोजकर्ता होने के नाते आगे बढ़ना ही हमारी विरासत है। जब बाकी साथी भी सर्चर की बात का समर्थन करते हुए पौधे को शहर ले जाने की इच्छा जताते हैं, तो जेगर अकेले ही उस बर्फीले पहाड़ को पार करने के लिए आगे निकल जाता है। इसके 25 साल बाद सर्चर अब बड़ा हो चुका है और वह पांडो नाम के उसी जादुई पौधे की बड़े पैमाने पर खेती करता है, जिससे पूरे शहर की गाड़ियों और मशीनों को ऊर्जा मिलती है। सर्चर की एक खुशहाल जिंदगी है, जिसमें उसकी पत्नी मेरिडियन और उसका 16 साल का बेटा ईथन शामिल है। ईथन खेतों में अपने पिता का हाथ बंटाता है और उनके पास लेजेंड नाम का एक 3 पैरों वाला वफादार कुत्ता भी है। एक दिन मेरिडियन सर्चर को अपने उड़ने वाले यान की बैटरी दिखाती है, जो बहुत जल्दी खत्म हो गई होती है, जिसे सर्चर पांडो की मदद से दोबारा चार्ज कर देता है। इसके बाद सर्चर और ईथन अपनी कटी हुई पांडो को बेचने के लिए शहर जाते हैं, जहाँ हर चीज इसी हरी ऊर्जा से चल रही है और शहर के चौराहे पर सर्चर और उसके लापता पिता जेगर की मूर्तियां लगी हुई हैं। सर्चर को हमेशा यह डर सताता रहता है कि कहीं उसका बेटा ईथन भी अपने दादा जेगर की तरह खोजकर्ता बनकर उसे छोड़ न जाए, इसलिए वह उसे अपनी तरह एक सीधा साधा किसान बनाना चाहता है, जबकि ईथन अपने दादा के बारे में और जानने के लिए उत्सुक रहता है। इस पर सर्चर उसे समझाता है कि जेगर को सिर्फ अपनी खोज की परवाह थी, हमारे परिवार की नहीं, और फिर वे दोनों बात करते हुए वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। तभी एक दिन घर पर खाना बनाते समय अचानक एक जबरदस्त भूकंप आता है और जब पूरा परिवार घबराकर घर से बाहर निकलता है, तो उनके सामने अवलोनिया शहर का एक विशाल और अत्याधुनिक हवाई जहाज उतरता है, जिसमें से कैलिस्ट्रोमाल नाम की महिला बाहर आती है, जो 25 साल पहले जेगर और सर्चर के साथ उसी ऐतिहासिक खोज पर गई थी और अब इस शहर की लीडर है। कैलिस्ट्रो सर्चर के परिवार से मिलती है और उन्हें एक बेहद चिंताजनक बात बताती है कि पूरे शहर को बिजली देने वाला पांडो पौधा अचानक एक रहस्यमयी बीमारी से संक्रमित हो रहा है, जो धीरे धीरे सर्चर के खेतों से लेकर पूरे अवलोनिया में फैल जाएगा और अगर इसे नहीं रोका गया तो हमारा पूरा शहर तबाह हो जाएगा। वह सर्चर से कहती है कि पांडो तुम्हारी खोज है और इसे सिर्फ तुम ही बचा सकते हो, इसलिए तुम्हें हमारे साथ इस मिशन पर चलना होगा। जिसके बाद सर्चर भारी मन से जाने के लिए तैयार हो जाता है। यह सुनकर उसका बेटा ईथन भी साथ जाने की जिद करता है, लेकिन सर्चर उसे खतरे से दूर रखने के लिए मना कर देता है, जिससे ईथन गुस्से में वहाँ से चला जाता है और सर्चर अपना जरूरी सामान और अपने पिता जेगर का दिया हुआ पुराना कंपास लेकर जहाज पर सवार हो जाता है। मिशन की शुरुआत में कैलिस्ट्रो सबको समझाती है कि पूरे देश में फैले पांडो की सारी जड़ें गहराई में एक ही मुख्य जगह से जुड़ी हुई हैं, इसलिए उन्होंने एक बड़ी खाई खोदी है ताकि वे जहाज के जरिए सीधे नीचे उतरकर पांडो की जड़ों के दिल तक पहुंच सकें और संक्रमण को हमेशा के लिए खत्म कर सकें। जैसे ही जहाज उस विशाल और अनजान खाई के नीचे उतरता है और उन्हें पांडो की विशाल जड़ें दिखाई देने लगती हैं, तभी सर्चर को पीछे से अपनी पत्नी मेरिडियन की आवाज सुनाई देती है, जो अपने छोटे उड़ने वाले यान से उनके जहाज का पीछा कर रही थी। वह बताती है कि ईथन छिपकर इसी मुख्य जहाज के माल घर में बैठ गया था और उनका पालतू कुत्ता लेजेंड भी उसके साथ है। लेकिन तभी अचानक हवा में उड़ने वाले अजीब और बेहद खतरनाक गुलाबी जीवों रीपर्स का एक झुंड उन पर हमला कर देता है। इस हमले में एक जीव जहाज के मुख्य पायलट को पकड़कर बाहर खींच लेता है, जिससे जहाज पूरी तरह अनियंत्रित होकर नीचे खाई में गिरने लगता है। तभी मेरिडियन सूझबूझ दिखाते हुए अपने छोटे यान को बिल्कुल करीब लाती है और उड़ते हुए मुख्य जहाज के कॉकपिट में छलांग लगा देती है। वह बड़ी मुश्किल से जहाज को संभालने की कोशिश करती है। जहाज के क्रैश होने के दौरान सर्चर और उनका पालतू कुत्ता लेजेंड अनियंत्रित होकर नीचे गिर जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ मेरिडियन अपनी पूरी ताकत और सूझबूझ लगाकर मुख्य जहाज को सुरक्षित लैंड करा लेती है। जहाज पर मौजूद सभी लोग जमीन के नीचे बसी उस रंग बिरंगी दुनिया को देखकर दंग रह जाते हैं, जहां चारों तरफ अजीबोगरीब जीव घूम रहे हैं। इसी बीच खाई में गिरे सर्चर के पास स्प्लैट नाम का एक नीले रंग का जेली जैसा अनोखा
जीव आता है और वह सर्चर का रुमाल छीन कर भागने लगता है। सर्चर उसका पीछा ही कर रहा होता है कि तभी एक खतरनाक ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला जीव उस पर हमला कर देता है। लेकिन ऐन वक्त पर वहाँ जानवरों की खाल पहने एक अजनबी इंसान आता है और वह आग की मशाल से उस जीव को डराकर भगा देता है। जब वह अजनबी अपने चेहरे से खाल हटाता है तो सर्चर यह देखकर हैरान रह जाता है कि वह कोई और नहीं बल्कि 25 साल पहले लापता हुआ उसका पिता जेगर क्लेड है। उधर जहाज के पास ईथन अपने पिता को ढूंढने के लिए जिद करता है तो मेरिडियन उसे समझाती है कि पहले हम जहाज को रिपेयर करेंगे और फिर सर्चर को ढूंढेंगे। साथ ही वह चालक दल के एक सदस्य को ईथन पर नजर रखने को कहती है। दूसरी तरफ जेगर को पहले तो यकीन ही नहीं होता कि सामने खड़ा यह वयस्क इंसान उसका बेटा सर्चर है, लेकिन जब सर्चर उसे जेगर का ही दिया हुआ पुराना कंपास दिखाता है तो जेगर को यकीन हो जाता है। सर्चर उसे बताता है कि वे लोग ऊपर से एक बड़े हवाई जहाज के जरिए यहाँ पहुँचे हैं और फिर वे दोनों वापस जहाज की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी बीच जहाज पर मेरिडियन को पता चलता है कि ईथन सबकी नजरों से बचकर अकेले ही अपने पिता को ढूंढने निकल गया है। इस अनजान दुनिया में आगे बढ़ते हुए ईथन को कई शानदार और चमकदार जीव दिखाई देते हैं, लेकिन तभी अचानक वह जिस जमीन पर खड़ा था वह दरअसल एक उड़ने वाला जीव होता है जो अचानक उड़ जाता है। इस वजह से ईथन संतुलन खोकर पहाड़ से सीधे नीचे गिर जाता है और एक अजनबी गुफा के अंदर अपने दादा को याद करते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसके पीछे वही नीले रंग का जीव स्प्लैट आ जाता है, जिससे ईथन पहले तो पूरी तरह डर जाता है, लेकिन स्प्लैट को कोई नुकसान न पहुंचाते देख वह खुश होता है और दोस्ती के तौर पर उससे हाथ मिलाता है। तभी ईथन की नजर स्प्लैट के पास मौजूद अपने पिता के रुमाल पर पड़ती है और ईथन के कहने पर स्प्लैट उसे सर्चर के रास्ते की तरफ ले जाने लगता है। उधर रास्ते में सर्चर अपने पिता जेगर से पूछता है कि यह कौन सी रहस्यमयी दुनिया है और आप यहाँ कैसे पहुँचे। तो जेगर बताता है कि 25 साल पहले जब वह अकेले पहाड़ पार कर रहा था तो उसे एक सुरंग मिली जिससे वह सीधे यहाँ गिर गया। तब से वह इस जगह के खतरनाक जीवों से लड़ते हुए पहाड़ की दूसरी तरफ जाने का रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन रास्ते में बहने वाली एसिड की एक विशाल नदी के कारण वह आगे नहीं बढ़ सका। जेगर खुश होते हुए कहता है कि अब हम तुम्हारे उसी हवाई जहाज की मदद से इस एसिड की नदी और पहाड़ को पार करके अपनी खोज पूरी करेंगे। जबकि सर्चर उसे समझाता है कि वे यहाँ खोज करने नहीं बल्कि पांडवों को बचाने के मिशन पर आए हैं और बातों बातों में वह साफ कर देता है कि मैं आपके जैसा महत्वाकांक्षी खोज करता नहीं हूँ। तभी आगे बढ़ते समय सर्चर गलती से एक विशाल जेली जैसे जीव के अंदर फंस जाता है, जहाँ जेगर को जमीन पर गिरा हुआ एक ताश का पत्ता मिलता है। सर्चर उसे देखकर पहचान जाता है कि यह उसके बेटे ईथन का कार्ड है और यह जानकर कि ईथन इसी दुनिया में कहीं खो गया है वे दोनों तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ ईथन अपने नए दोस्त स्प्लैट के साथ आगे बढ़ते हुए ऑक्टोपस के एक बड़े झुंड के पास पहुंच जाता है, जहां उसे उसके छोटे यान का घिरा हुआ पांडव दिखाई देती है। स्प्लैट जैसे ही उस पांडव को छूता है उसे एक तेज बिजली का झटका लगता है। ईथन तुरंत स्प्लैट को पांडव से अलग करता है, लेकिन इस कोशिश में स्प्लैट का एक हाथ चोटिल हो जाता है, जिस पर ईथन अपने पिता का वही रुमाल पट्टी की तरह बांध देता है। तभी अचानक रीपर्स का पूरा झुंड ईथन पर हमला कर देता है, लेकिन ऐन वक्त पर जेगर और सर्चर वहां पहुंचकर उसे बचा लेते हैं। अब तीनों मिलकर उन खतरनाक जीवों से बचकर भागने लगते हैं। जेगर अपनी मशाल की आग से उन्हें दूर रखने की कोशिश करता है। तभी ईथन का पैर फिसलता है और वह नीचे गिरने लगता है, लेकिन स्प्लैट अपनी जेली जैसी बॉडी को फैलाकर उसे सुरक्षित बचा लेता है। इसी बीच आसमान से मेरिडियन और कैलिस्ट्रो अपने छोटे उड़ने वाले यान के साथ वहां पहुंचती हैं और उन्हें बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन रीपर्स उन्हें दोनों तरफ से घेर लेते हैं। तब ईथन अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए यान में रखी पांडव की बैटरी से उन जीवों को बिजली के तेज झटके देता है, जिससे रास्ता साफ हो जाता है और वे सब सुरक्षित रूप से अपने मुख्य बड़े जहाज के पास पहुंच जाते हैं। मेरिडियन तुरंत जहाज को उड़ाती है और कैलिस्ट्रो के नक्शे के अनुसार पांडव की जड़ों का पीछा करते हुए उसके मुख्य केंद्र दिल की तरफ बढ़ने लगती है, जहां रास्ते में उन्हें और भी अद्भुत और शानदार नजारे दिखाई देते हैं। जहाज के अंदर जेगर अपने पोते ईथन के पास जाता है और उससे उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछते हुए बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करता है। वह ईथन को अपना हथियार फ्लेम थ्रोवर चलाना भी सिखाता है। ये देखकर सर्चर को फिर से वही डर सताने लगता है कि जेगर उसके बेटे को भी अपनी तरह एक जुनूनी खोजकर्ता बना देगा, और इसी बात को लेकर सर्चर और जेगर के बीच बहस होने लगती है। माहौल को शांत करने के लिए ईथन उन दोनों को अपना पसंदीदा प्राइमल आउटपोस्ट नाम का बोर्ड गेम खेलने के लिए राजी करता है। तीनों मिलकर गेम खेलने बैठते हैं, लेकिन खेल के दौरान भी सर्चर और जेगर अपनी अपनी पुरानी आदतों और मतभेदों को लेकर आपस में उलझ पड़ते हैं, जिससे तंग आकर और पागल होकर ईथन वहां से उठकर जहाज के डेक पर चला जाता है। तभी अचानक जहाज के सामने एसिड की एक विशाल नदी आ जाती
जाती है जिसे पार करना बेहद मुश्किल और खतरनाक होता है। तभी स्प्लैट वहां उड़ने वाले जीवों से अपनी अजीब भाषा में बात करता है और उनसे जहाज को एसिड की नदी के पार ले जाने में मदद मांगता है। वे जीव जहाज के नीचे आकर उसे अपने ऊपर आराम से संभालते हैं और उड़ाते हुए सुरक्षित रूप से नदी के पार पहुंचा देते हैं। जैसे ही वे इस मुसीबत से बाहर निकलते हैं तभी अचानक ऑक्टोपस का एक बड़ा झुंड फिर से जहाज पर धावा बोल देता है। जेगर अपनी फ्लेम थ्रोवर गन की आग से उनसे मुकाबला करने लगता है और कैलिस्ट्रो भी हथियार उठाकर उसकी मदद करती है। तभी सर्चर भी वहां पांडो लेकर आ जाता है और दोनों बाप बेटा मिलकर बहादुरी से उन जीवों पर पांडो से हमला करते हैं, जिससे जल्द ही सारे रीपर्स जहाज से नीचे गिर जाते हैं। इस लड़ाई के बाद जेगर सर्चर से पूछता है कि तुम एक खोजकर्ता के बजाय किसान ही क्यों बने? तो सर्चर जवाब देता है कि मुझे आपकी परछाई से दूर रहकर खुद की पहचान बनानी थी। इस पर जेगर भावुक होकर अपनी गलती मानता है कि उसने हमेशा अपने परिवार से ज्यादा अपनी खोज को समय दिया और उसे अकेले छोड़ दिया। तभी जहाज पांडो की जड़ों के और भी घने और मुख्य रास्ते पर पहुंच जाता है, जहां उन्हें लगता है कि बहुत सारे अजीबोगरीब जीव उन पर हमला करने आ रहे हैं, लेकिन वे जीव जहाज को छोड़कर सीधे पांडो की जड़ों पर हमला करने लगते हैं। ये देखकर पूरी टीम को लगता है कि ये जीव किसी हानिकारक कीड़े की तरह पांडो को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे हमारा जादुई पौधा बीमार हो रहा है और वे अवलोनिया शहर को बचाने के लिए इन जीवों को जान से मारने की योजना बनाते हैं। सर्चर सबसे पहले उन जीवों पर हमला करता है और बाकी लोग भी हथियार लेकर उन्हें मारने की तैयारी करने लगते हैं। तभी स्प्लैट परेशान होकर ईथन को अपनी हरकतों से कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ईथन को उसकी भाषा समझ नहीं आती। जब ईथन अपने पिता के पास जाता है तो सर्चर उसे समझाता है कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपने खेतों की फसलों को बचाने के लिए कीड़े मारते हैं, लेकिन ईथन इन बेकसूर जीवों को मारने से साफ इनकार कर देता है। इसी बहस के बीच ईथन, जिससे नाराज होकर ईथन वहां से भाग जाता है। सर्चर उसे समझाने के लिए उसके पीछे जाता है और कहता है कि तुम अभी बच्चे हो, जिस पर ईथन गुस्से में जवाब देता है कि मैं बड़ा होकर बिल्कुल आपके जैसा नहीं बनना चाहता। यह सुनकर सर्चर अंदर से टूट जाता है और शांत हो जाता है। तभी अचानक उनका जहाज बादलों को पार करता है और वे पहाड़ों की दूसरी तरफ एक बिल्कुल नई और अद्भुत दुनिया के मुहाने पर पहुंच जाते हैं। तभी अचानक बादलों के छंटते ही उन्हें सामने एक विशालकाय आंख दिखाई देती है, जिसे देखकर ईथन को पूरी सच्चाई समझ आ जाती है कि वे सब अब तक किसी अजनबी दुनिया में नहीं बल्कि एक विशालकाय जीव के शरीर के अंदर घूम रहे थे। ईथन सबको समझाता है कि स्प्लैट अपनी हरकतों से यही बात बताने की कोशिश कर रहा था कि पांडो कोई जादुई पौधा नहीं बल्कि एक खतरनाक परजीवी है जो इस विशाल जीव को अंदर ही अंदर मार रहा है। इसलिए हमें इस जीव को बचाने के लिए पांडो की जड़ों को खत्म करना होगा। वे तुरंत मेरिडियन के पास पहुंचकर जहाज रुकवाते हैं और सर्चर पूरी टीम को यह सच समझाता है कि अगर शहर को बचाना है तो पांडो की ऊर्जा को हमेशा के लिए बंद करना होगा। ये बात जानकर जेगर अवलोनिया की परवाह किए बिना पहाड़ों के पार जाने की जिद पर अड़ जाता है और सर्चर से कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस पहाड़ के पार जाने में लगा दी, अब मैं यह मौका नहीं छोड़ूंगा। सर्चर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जेगर उसकी एक नहीं सुनता और अकेले आगे निकल जाता है। दूसरी तरफ कैलिस्ट्रो को लगता है कि पांडो के बिना उसका शहर तबाह हो जाएगा, इसलिए वह अपने सैनिकों की मदद से सर्चर के पूरे परिवार को बंदी बनाकर एक कमरे में बंद कर देती है ताकि वे मिशन को न रोक सकें। तभी वहां उनका कुत्ता लेजेंड आता है और सर्चर के कहने पर अपनी नासमझी में ही सही पर दरवाजे का लॉक खोल देता है। आजाद होते ही सर्चर और मेरिडियन मिलकर जहाज पर फिर से अपना कब्जा जमा लेते हैं। सर्चर को समझ आता है कि पांडो की विशाल जड़ें सुरक्षा कवच बनकर इस जीव के दिल के चारों तरफ लिपटी हुई हैं और इम्यून सिस्टम रीपर्स को अंदर जाने से रोक रही है। इसलिए वे दिल पर छेद करके रास्ता बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसे कैलिस्ट्रो भी देख लेती है। उधर रास्ते में जेगर का छोटा यान क्रैश होकर नीचे गिर जाता है, जहां उसे सर्चर के बचपन की एक पुरानी तस्वीर मिलती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। इधर सर्चर और ईथन उस जीव के मुख्य दिल के पास पहुंच जाते हैं। सर्चर ईथन को रीपर्स को आकर्षित करके अपने पास लाने को कहता है और खुद कुल्हाड़ी से दिल पर जमी पांडो की सख्त परत को काटने लगता है, लेकिन पांडो की तेज ऊर्जा से उसकी कुल्हाड़ी टूट जाती है। तभी कैलिस्ट्रो मेरिडियन को रोकने के लिए पहुंचती है, पर मेरिडियन अपनी सूझबूझ से उसे चकमा दे देती है। इसी बीच जेगर भी वहां पहुंच जाता है और भावुक होकर सर्चर से कहता है कि मेरी असली विरासत यह पहाड़ नहीं बल्कि तुम हो। इसके बाद पिता पुत्र मिलकर पूरी ताकत से दिल की परत पर वार करते हैं और कैलिस्ट्रो को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ईथन के पीछे आ रहे रीपर्स के विशाल झुंड के पहुंचते ही सर्चर और जेगर दिल की परत में एक बड़ा छेद कर देते हैं।
सारे रक्षात्मक जीव तुरंत दिल के अंदर घुसकर पांडो की जड़ों को पूरी तरह खाकर नष्ट कर देते हैं। पांडो के खत्म होते ही जीव का शरीर तो साफ हो जाता है, लेकिन अचानक उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है, जिसे देखकर सब हैरान और दुखी हो जाते हैं। पर तभी शरीर में रक्त का प्रवाह शुरू होते ही वह विशाल दिल दोबारा जोरों से धड़कने लगता है और पूरी दुनिया पहले की तरह जीवंत और खूबसूरत हो जाती है। ईथन भावुक होकर अपने दोस्त स्प्लैट को अलविदा कहता है और पूरी टीम वापस अपनी दुनिया अवलोनिया लौट आती है। फिल्म के अंत में अवलोनिया शहर पांडो की बिजली का उपयोग करना पूरी तरह छोड़ देता है और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहने लगता है। सर्चर अब पांडो की जगह साधारण खाने वाली सब्जियों की खेती करने लगता है। ईथन अपने दोस्तों और स्प्लैट के साथ मिलकर एक महान खोजकर्ता बनता है और जेगर भी अपनी पुरानी जिद छोड़कर अपने बेटे सर्चर के साथ खेतों में किसानी में हाथ बंटाने लगता है।